हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर कर रहे थे, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। देखो, हमने आंकड़ों का संग्रह भी किया, उसका संकलन किया, उसको वर्गों में डाला। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के अंदर। उसके अंदर हमने एक क्लास लगा दी थी। जो आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, उसके अंदर हमने पढ़ा था पाठ विषय पढ़ा था हमने। उसके बाद पाठ विषय को हमने कंप्लीट किया था। पाठ विषय का तो तभी उसको पूरे एक पैराग्राफ के रूप में, पाठ के रूप में आंकड़ों को रखे जाना है। जी, उनको आंकड़ों को प्रस्तुति तो करना है, उनको आगे आंकड़ों को दिखाना ही तो है जनता को। तो वो किसके द्वारा, जैसे अपने बुक्स लगती है +1 की, जब उसके अंदर वो हम आंकड़े पढ़ते हैं तो पूरा लेसन पढ़ते हैं, यानी पूरा पाठ पढ़ते हैं, तब जाके वो आंकड़े हमें प्राप्त होते हैं। और इन्हीं पाठ विषयों को वर्णनात्मक आंकड़े भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इससे पूरे पाठ के अंदर जब पढ़ते हैं तो पूरा वर्णन हो जाता है उन आंकड़ों से संबंधित। लेकिन हमने जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे जो अपने तालिका के द्वारा जो प्रस्तुतिकरण किया जाता है। ठीक है, आगे सारणी के द्वारा जो हम प्रस्तुतिकरण करते हैं, तो दूसरा हमारा चल रहा था सारणी के द्वारा। और उसके द्वारा हमने पढ़ा था, एक तो इसमें गुणात्मक आंकड़े होते हैं, यानी गुणात्मक आंकड़ों को सारणी में प्रस्तुत करना। दूसरा हमने पढ़ा था मात्रात्मक। उसके बाद तीसरा था जो आपका स्थानिक, जो और चौथा था समय के अनुसार, यानी समय के अनुसार जो प्रस्तुतिकरण होता है। तो ये 4 प्रकार की हम सारणी तैयार कर सकते हैं, जिसके अंदर गुणात्मक होता है। गुणात्मक आंकड़े वो होते हैं, इनको मात्रात्मक में व्यक्त नहीं कर सकते हम। उसके आधार पर हमने पढ़ लिया था इसको, हमारी जो पिछली क्लास थी। मात्रात्मक जो मात्रा के आधार पर होते हैं, जैसे हमने 100 छात्रों का प्राप्तांक लिया था, या आप ये भी कह सकते हो हमने जो 2011 की जो हमारी जनगणना है उसके तहत हम शिक्षा के बारे में आंकड़े प्राप्त करना चाहते हैं। उसके बारे में हम और अन्य रोजगार के बारे में, गरीबी के बारे में आंकड़ा प्राप्त करना चाहते हैं। तो वो आंकड़े होते हैं, वो मात्रात्मक होते हैं, क्योंकि उनको हम आंकड़ा के द्वारा, मात्रा के द्वारा, संख्या के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जैसे आपका स्थानिक है। स्थानिक होता है स्थान के अनुसार, जैसे देश के बारे में, राज्य के बारे में, या कोई स्थान विशेष, कोई क्षेत्र विशेष, उसके आधार पर हम आंकड़े प्राप्त करते हैं। जैसे मैं अपने एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं इसके आधार पर। अगर मैं कहूँ जी अपने देश के साथ जो विदेशी व्यापार होता है, यानी भारत के साथ जो विदेशी व्यापार होता है, वो अन्य देशों के साथ कितने प्रतिशत होता है। अन्य देशों के साथ हमारा जो विदेशी व्यापार है, जो विदेश के साथ व्यापार है, वो अन्य देशों के साथ कितना प्रतिशत है। यानी देश आगे, इसका मतलब स्थान की बात आ रही है। मैं कहूँ अमेरिका के साथ कितना है, मैं कहूँ चीन के साथ कितना है, रूस के साथ कितना है, जापान के साथ कितना है, यानी इन देशों का जो आंकड़े हम क्या करते हैं, सारणी व्यक्त करते हैं। तो जैसे यहाँ हम देश का नाम लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं विदेशी व्यापार के जो आंकड़े होते हैं, विदेशी व्यापार। जैसे अमेरिका के साथ मान लेते हैं हमारे 70% है, चीन के साथ हमारा 80% है, रूस के साथ हमारा जैसे मान लेते हैं 60% है, जापान के साथ हमारा 40% है। यानी ये जो आंकड़े में एक सारणी बनाकर व्यक्त कर रहे हैं, यानी सारणी बनाकर हम क्या कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। ये हो गया हमारा स्थानीय के अनुसार जो हमारे आंकड़े का प्रस्तुतिकरण करना। हम राज्यों के आधार पर भी ले सकते हैं। जैसे भारत के अंदर 28 राज्य हैं, उनका आपस में व्यापार की बात करें, राजस्थान का पंजाब के साथ कैसा संबंध है, राजस्थान का हरियाणा के साथ जो व्यापार का वो कैसा संबंध है, तो उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, सारणी बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ राज्य, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, मध्य प्रदेश है, यूपी, उत्तर प्रदेश है, इनके साथ राजस्थान के जो आंकड़े देते हैं जो हमारे व्यापार से संबंधित। जैसे हम कहें हरियाणा के साथ हम 40% व्यापार करते हैं, पंजाब के साथ हम 60 करते हैं, एमपी के साथ हम मान लेते हैं 30 करते हैं, यूपी के साथ हम 80 करते हैं। कहने का मतलब इनको हम सारणी के द्वारा स्थान के आधार पर व्यक्त कर रहे हैं। स्थान के आधार पर कोई देश है, कोई राज्य है, या कोई हम और क्षेत्र विशेष के नाम के द्वारा हम क्या करते हैं, इसको आगे व्यक्त या प्रस्तुतिकरण करते हैं, वो होते हैं स्थानीय। उसके बाद हम बात करें समय के अनुसार, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कालिक, यानी काल के अनुसार। तो ये होते हैं समय के अनुसार, समय के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे मैं आपको बताया था 1951 में कौन हमारी जनसंख्या कितनी थी, 10 साल के बाद जनगणना होती है, 1961 में, 1971 में, 1981 में, 1991 में, 2001 में, 2011 में। इसके आधार पर जो व्यक्त किए जाते हैं वो कालिक, जो तालिका से संबंधित, सारणी से संबंधित आंकड़े होते हैं, जिसको हम प्रस्तुत
करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा कालिक आंकड़ों का, आप गेहूं का भी ले सकते हो। मान लेते हैं हम कहेंगे कि 2001 के अंदर भारत में जो गेहूं हुई थी वो 80% हुई थी, 2002 में हम कह दें जी 70% हुई थी, 2003 में हम कह दें जी 90%। यानी कहने का मतलब यहाँ तो आ जाएगा वर्ष और यहाँ आ जाएगा उनका जो प्रतिशत, जो कितने प्रतिशत गेहूं हुई थी, या 80 क्विंटल या 70 क्विंटल या 90 क्विंटल, ये भी ले सकते हो आप। तो कहने का मतलब इसको हम क्या है, समय के अनुसार कोडिंग कर रहे हैं, 2001, 2002, 2003, 2004, यानी जिसके अंदर समय दिखाया जाता है उसके अनुसार जब हम आंकड़े प्रस्तुत करते हैं उसको हम सारणी कहते हैं, समय के अनुसार या कालिक सारणी के अनुसार आंकड़े प्रस्तुत करना। ठीक है, तो ये आंकड़े प्रस्तुत करने की हमने 4 विधियां पढ़ी, गुणात्मक, मात्रात्मक, स्थानिक और कालिक। अब आगे जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, इसी के तहत है। देखो महत्वपूर्ण टॉपिक क्यों है, क्योंकि आपने सारणी तो पढ़ ली सारी टोटल, सारणी क्या होती है, लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं सारणी के बनाने के अंग। भी आपको क्या दे दिया जाए, एक अपरिष्कृत आंकड़े दे दी जाए, अपरिष्कृत आंकड़े आपको दे दिया जाए और आपको कह दिया एक सारणी तैयार करो दिया, एक तालिका, एक टेबल बनाओ दिया। तो उस समय आपको सारणी या टेबल बनाते वक्त कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी आप कह सकते हो सारणी के अंग कह सकते हो। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम सारणी क्या होती है। सारणी होती है जो अपरिष्कृत आंकड़े होते हैं, अपरिष्कृत आंकड़े, उनको प्रस्तुत करने का एक तरीका है, प्रस्तुत करने का तरीका। और ये जो तरीका है ये बहुत ही अच्छा तरीका माना जाता है, बहुत ही बढ़िया तरीका माना जाता है, क्योंकि सारणी के द्वारा हम प्रत्येक चीज को बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं। जो भी आंकड़े होते हैं वो स्पष्ट हो जाते हैं। आपने कभी भी आप कोई भी अपने भारत सरकार की जो क्रोनोलॉजी आती है, राज्य सरकार की आती है, उसके अलावा जो अखबार के अंदर जो टेबल बनी होती है, जो आपके बुक्स के अंदर होती है, कभी आप उनको देखना, जब भी आप देखोगे तो आपको पूरी सारणी समझ आ जाएगी। जैसे हम जनगणना 2011 की बात करते हैं, जनगणना 2011, इसके तहत जब आप इसको टेबल को देखो तो उसके अंदर प्रत्येक चीज स्पष्ट है। जैसे हमें शिक्षा के बारे में बात करनी है तो शिक्षा के बारे में आप पढ़ोगे, शिक्षा में ये पढ़ोगे भाई महिला में कितने शिक्षित थे, पुरुषों में कितने हैं, उसी के अंदर ग्रामीण कितने हैं, शहरी कितने हैं, यानी इसके द्वारा आपको प्रत्येक आंकड़े एकदम बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देंगे। आप स्पष्ट रूप से देख के बता सकते हो कि ग्रामीण में पुरुष इतने शिक्षित है, महिलाएं कितनी शिक्षित है, शहरी में पुरुष इतने शिक्षित है और महिलाएं इतनी शिक्षित है। तो कहने का मतलब सारणी के द्वारा जो आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं वो बिल्कुल स्पष्टीकरण होते हैं और उसको देखते ही हम क्या सकते हैं, उन आंकड़ों को समझ सकते हैं। यानी ये प्रस्तुति करने का बहुत अच्छा तरीका माना जाता है। अब पढ़ते हैं हम सारणी के अंग। इस सारणी बनाते वक्त हमें कौन कौन सी बात का ध्यान रखना चाहिए या कौन कौन सा अंग हमें उसका यूज करना चाहिए, तो ध्यान रखना। यह क्वेश्चन ये भी बन सकता है सारणी बनाने से संबंधित एक महत्वपूर्ण बातें या महत्वपूर्ण अंग जिसके द्वारा एक सारणी हमें क्या करनी होती है, तैयार हो सकता है। आपको प्रगणक बना दे और प्रगणक बनाकर आपको जनगणना, जैसे आप जॉब लगते हो आगे, जैसे कि जॉब लगते हो और जॉब लगते हो तो आपकी क्या होती है, ड्यूटी होती है कि आपको जनगणना में लगाया जा सकता है। उसके तहत जैसे ही आप घर घर में जाओगे तो किस प्रकार आपको सारणी बननी है, किस प्रकार उसका पूरा ग्राफ आपको तैयार करना है, तो इसी के लिए आपको ये पहले बताया जा रहा है कि इस तरह हम क्या करते हैं, एक सारणी तैयार करते हैं। हो सकता है आपको ये कह जाए कि आप अपने काम के अंदर कितनी महिलाएं हैं, कितनी पुरुष हैं, कितने 0 से 6 वर्ष तक बच्चे हैं, कितने 6 से 18 वर्ष तक के हैं, कितने 18 वर्ष से 45 वर्ष तक है, कितने 45 वर्ष से ऊपर वाली व्यक्ति हैं, उनकी आप पूरी हमें डाटा दोगी। तो अगर आप इसको सीधा डाटा दोगे तो कोई नहीं समझ पाएगा उसको। तो आप क्या करोगे, उसको जब सारणी के द्वारा व्यक्त करके दोगे, सारणी के द्वारा प्रत्येक उसको डिटेल से दोगे, तब जाके जो व्यक्ति आपसे डाटा मांग रहा है उसको बढ़िया तरीके से समझ पाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं सारणी के अंग। सारणी के अंग में बात करें तो सबसे पहले आपको बनानी है, प्रथम होता है सारणी संख्या। देखो ये क्या होता है, आपने कभी देखना है जब भी आप सारणी पढ़ते हो, तब भी आप कोई तालिका पढ़ते हो, उसके अंदर सारणी संख्या जरूर लिखी होती है। ये कितने नंबर की सारणी है, आप अपनी बुक्स देखना कभी,
जब भी आप कोई लेसन निकालते हो इसके अंदर जो पैराग्राफ लिखा होता है ना, जैसे सारणी 4.2 में दी गई है, इसका मतलब उसका एक संख्या होती है और उस संख्या के आधार पर ही क्या होता है उसकी डिटेल भी होती है। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ, जैसे मैं यह कह दूँ कि अध्याय 4 में सारणी संख्या है वो 3 है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 4.3, ये सारणी संख्या है। इसका अर्थ है कि चौथे अध्याय में तीसरी सारणी की बात हो रही है। यहाँ पर मैं लिख दूं 4.5, इसका अर्थ है चौथे अध्याय की पांचवी सारणी की यहाँ पर बात हो रही है। क्योंकि मैं जो जनगणना के आंकड़े ले रहा हूँ वो आंकड़े जो स्पष्ट करने के लिए जो मैंने सारणी बनाई है वो 4.5 उसकी संख्या है। जब तक हम उसकी संख्या नहीं देंगे, मैं सीधा लिख दूं जैसा कि सारणी में व्यक्त है या सारणी में लिखा गया है। कौन समझेगा कौन सी सारणी में लिखा गया है, कौन सी सारणी में लिखा गया है? क्योंकि बुक्स के अंदर तो एक लेसन में आपको 5-10 सारणी मिल जाएगी, 5-10 तालिका मिल जाएगी, कौन सी की बात कर रही है इससे बात स्पष्ट नहीं हो रही ना। अगर मैं यहां लिख दूं जैसा कि सारणी संख्या 4.5 में लिखा गया है, इसके द्वारा बात स्पष्ट हो रही है। क्योंकि वो कौन से सारणी की बात कर रहा है? वो बात कर रहा है अध्याय संख्या 4 की 5वीं सारणी की बात कर रहा है, यानी जो सारणी संख्या वो 4.5 है। तो आप झट से क्या करोगे? पूरी सारणी चेक नहीं करोगे, आप झट से उसकी सिर्फ सारणी संख्या देखोगे। तो देखो 4.1 ये नहीं है, 4.2 ये नहीं है, 4.3 ये नहीं है। तो जैसे आपके पास 4.5 आएगी तब आप कहोगे हाँ जी इस सारणी की बात हो रही है, जो आंकड़े हमें बताए जा रहे हैं वो इस सारणी से संबंधित है। तो सबसे पहली प्रक्रिया होती है कि सारणी संख्या होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी सारणी संख्या के बिना हम सारणी को नहीं समझ सकते, उसको स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते ये कौन से सारणी के आंकड़ों की बात है हो रही है। तो सबसे ज्यादा जो मुख्य स्टार्टिंग के अंदर आप देख लेना, कोई बुक्स उठा लेना +1 की +2 की, जिस बुक्स के अंदर जिस लेसन में सारणी दी होती है, जब उसकी शुरुआत होती है तो पहला स्टेप यहीं से शुरू होता है। सबसे पहले ऊपर की तरफ सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ सारणी संख्या ही लिखी होती है कि सारणी संख्या क्या है, कि कौन सी सारणी संख्या है ये, या अध्याय के अंदर जो सारणी है वो कितने नंबर की है। ठीक है, तो पहला स्टेप हमेशा प्रत्येक सारणी का यही होता है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप की बात करते हैं। जब आप भी सारणी बनाओगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर साथ साथ में लिख देता हूँ, सारणी संख्या लिखनी पड़ेगी। जैसे मैंने सारणी संख्या लिख दी 4.5। ठीक है, अब उसकी मैं सेकंड स्टेप की बात करता हूँ। सेकंड होता है शीर्षक। पहले तो आपने ये स्पष्ट कर दिया ठीक है सारणी संख्या ये है, इस सारणी के अंदर आप क्या कर सकते हो, वो आंकड़े चेक कर सकते हो। यानी जो मैं बता रहा हूँ उससे, जैसे मैंने जनगणना शिक्षा से संबंधित आंकड़े लिए, मैं जो शिक्षा से संबंधित आंकड़े बता रहा हूँ वो सारणी संख्या 4.5 में आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसके अंदर ग्रामीण, शहरी, महिला, पुरुष सबके अलग अलग आंकड़े आपको प्राप्त हो जाएंगे। आप वहां जाकर उस सारणी को चेक कर सकते हो, पढ़ सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, दूसरी बात आती है उस सारणी का शीर्षक क्या है, यानी मतलब उस सारणी में क्या दिया गया है। आपने कभी देखा होगा जब हम लेसन शुरू करते हैं तो लेसन का नाम होता है, देखा क्या होगा, हमेशा ही देखते हैं लेसन का नाम होता ही होता है। जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं उससे पहले टॉपिक का नाम होता है। इसका मतलब इस टॉपिक के नाम के आधार पर क्या होता है, उसके अंदर उसकी बातें लिखी होती है, हमें पता चल जाता है जिसके अंदर में क्या पढ़ना है। जैसे मैंने आंकड़ों का संकलन किया था, आंकड़ों का संग्रह किया था, आपको पता चल गया हमें संग्रह करना है। इसके अंदर जितनी विधियां पढ़ेंगे हम, जितनी बातें पढ़ेंगे वो आंकड़ों के संग्रह से संबंधित पढ़ेंगे। दूसरी बार मैंने कहा था आंकड़ों का संकलन करना है, वर्गीकरण करना है, उसके अंदर आपको पहले ही स्पष्ट पता चल गया कि जो हमने आंकड़े इकट्ठे किए हैं, जो आंकड़े हमने अपने पास लेके आए हैं हम, चाहे वो एक प्राथमिक है चाहे वो द्वितीयक आंकड़े हैं, उनको वर्गीकरण कैसे किया जाए, उसको संगठित कैसे किया जाए, उस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेकंड, आगे मैं कोई आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण देखते ही आपको पता चल जाएगा जो आंकड़े हमने इकट्ठे किए हैं, जिन आंकड़ों को हमने वर्गों में डाला है, व्यवस्थित किए हैं, परिष्कृत किए हैं, उन आंकड़ों का प्रस्तुत कैसे किया जाए, यानी उसको आगे प्रस्तुतिकरण कैसे किया जाए, उसको व्यवहार में कैसा लाया जाए। तो ये चीज हम उस लेसन का नाम पढ़ते, उस टॉपिक का नाम पढ़ते, उस चीज का हमारे दिमाग में अपने आप ही ख्याल आ जाता है। आगे वाला स्टेप आप देखो, आपके जो बुक्स के अंदर जो लेसन दिए होते हैं ना वो स्टेप बाय स्टेप दिए होते हैं।
कभी देख लेना, कोई ऐसा नहीं होता पहले प्रस्तुतिकरण दे दे, फिर संग्रह का दे दे, उसके बाद आपको वर्गीकरण का दे दे, ऐसा कुछ नहीं होता, स्टेप चलता ही है। और स्टेप बाय स्टेप जब हम कोई बात करते हैं ना, तो अगली बात हमें अपने आप ही याद आ जाती है, अपने आप पता जाता है इसके बाद ये होने वाला है, इसके बाद ये होने वाला है। कभी आपने फिल्म देखी होगी, देखते ही हैं बच्चे फिल्म, तो फिल्मों में क्या होता है, ये तो होता है आगे वाला स्टेप मिलता चल जाता है, फिर लास्ट के अंदर जो गुंडे होते हैं ना, वो मरते ही मरते हैं, एक्टर उनको मार देता है। इसका मतलब ये स्टेप चलता रहता है। इसी प्रकार हमारा जो सिलेबस होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है, ठीक है। तो सेकंड आता है हमारा शीर्षक। जैसे मैं ये कह दूं, ये जनगणना, शीर्षक क्या है हमारा, जनगणना 2011 में शिक्षा से संबंधित आंकड़े हैं, संबंधित आंकड़े का मतलब आप समझ गए इसको। जैसे ही आपने शीर्षक पढ़ा, आपने कभी एप्लीकेशन लिखी होगी, हम छुट्टी की एप्लीकेशन लिखते हैं ना, उसके बाद हम और भी संबंधित कोई एप्लीकेशन लिखते हैं किसी विभाग को, उसके अंदर हम विषय लिखते हैं। जैसे मैं मेरे को स्कूल से छुट्टी लेनी है, एक दिन का अवकाश चाहिए, मेरे को लीव लेनी है, तो मैं क्या लिखूंगा, विषय में ये लिखूंगा कि आज मेरे को घर पर, या आप ये कह सकते हो छुट्टी लेने से संबंधित, ठीक है, छुट्टी लेने से संबंधित। इसका मतलब जब उस विषय को पढ़ा जाता है तो पता चल जाता है कि ये एप्लीकेशन किसके लिए लिखी गई है, ये एप्लीकेशन छुट्टी के लिए लिखी गई है। अगर आपको मान लो फ्रेंडली मैच खेलना है, तो आप शीर्षक लिखोगे खेलने से संबंधित, फ्रेंडली मैच खेलने से संबंधित। इसका मतलब उसको पढ़ते पता चल जाएगा भी उसके अंदर जो अंदर बात लिखी गई है वो किससे संबंधित लिखी गई है। अब जैसे ही आपने ये शीर्षक लिखा, आपको पता चल गया भी इसके अंदर जो आप आंकड़े पढ़ने वाले हो वो आंकड़े शिक्षा से संबंधित पढ़ने वाले हो और जनगणना 2011 के अनुसार पढ़ने वाले हो। इसका मतलब जितना इंपॉर्टेंट इसकी सारणी संख्या है उतना ही इंपॉर्टेंट उसका शीर्षक है। और जब तक शीर्षक, और एक होता रहता हूँ शीर्षक होता है वो स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्ट होना, कंफ्यूज करने वाला नहीं होना चाहिए, ऐसा शीर्षक नहीं होना चाहिए बच्चों को पता ही नहीं चले क्या कर रहे हैं। पता नहीं, मैं यह कह दूं जी शिक्षा से संबंधित आंकड़े, ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। अब बच्चे ये समझेंगे क्या पता शिक्षा संबंधी 2001 के आंकड़े हैं या 2011 के हैं, कौन से वर्ष के आंकड़े हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर स्पष्ट लिखा जनगणना 2011 में। इसका मतलब शीर्षक स्पष्ट होना चाहिए, जो पढ़ने वाला है, जो शीर्षक को देखता है, उसको स्पष्ट रूप से समझ आ जाना चाहिए कि जो शीर्षक बनाया जा रहा है या जो डाटा दिए जा रहे हैं, जो आंकड़े दिए जा रहे हैं वो किससे संबंधित है। समझ रहे हो। तो शीर्षक के बारे में आप क्या पढ़ोगे, इसके अंदर एक तो आप ये लिखोगे कि एक स्पष्ट शीर्षक होना चाहिए, ठीक है। और सारणी का ये बहुत बड़ा भाग होता है, क्योंकि शीर्षक बिना जब तक हम नहीं पढ़ेंगे, मान लेते हैं मैंने ये शीर्षक नहीं लिखा कोई सारणी में, और मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक सारणी बना देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ पुरुष, यहाँ लिख देता हूँ महिला, यहाँ लिख देता हूँ ग्रामीण, और यहाँ लिख देता हूँ शहरी। मैं लिख देता हूँ 70%, यहाँ लिख देता हूँ 30%, मैं लिख देता हूँ 45%। अब आपको कैसा पता चलेगा कि जो ये आंकड़े दिए गए हैं शिक्षा के दिए गए हैं, गरीबी के दिए गए हैं, या बेरोजगारी के दिए गए हैं, या रोजगार के दिए गए हैं, या अमीरों के दिए गए हैं, या ऊर्जा के कोई और मान लो कार्य के लिए दिए गए, किससे संबंधित है, पता कैसे चलेगा आपको। ये आंकड़े तो आपके सामने है, प्रस्तुत कर दिए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको स्पष्ट हो चुके हैं भी ग्रामीण में पुरुष है वो 70% है, शहरी में पुरुष है वो 30% है, ग्रामीण में जो महिलाएं हैं वो 45 है, शहरी में महिलाएं वो 55 है। लेकिन है क्या, ये इतने पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ है, इतने लोग गरीब है या अमीर है, इतने लोग रोजगार है या बेरोजगार है, पता नहीं चलेगा ना। इसी का इनका जो पता चलेगा शीर्षक, जैसे ही मैं शीर्षक देख लेता हूं, अब मेरे को ये झट से सारणी समझ आ जाती है। मैं बता देता हूँ, ग्रामीण में जो पुरुष है वो 70% शिक्षित है। वैसे ही मैंने नॉर्मल लिया आंकड़े, ये कोई मतलब स्टिक आंकड़े नहीं है, ध्यान रखना, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने आंकड़े लिए हैं। मैं ये कहता हूँ शहरी में 30% पुरुष शिक्षित है, ग्रामीण में 45% महिलाएं शिक्षित है, शहरी में 55% महिलाएं शिक्षित है। ये कब समझ आया मेरे को, जब मैंने इसका शीर्षक देखा। इसका मतलब शीर्षक का बहुत बड़ा रोल होता है। तो सबसे पहले आती है सारणी संख्या, दूसरे नंबर पर आती है शीर्षक, तीसरे नंबर आता है स्तंभ शीर्षक या उपशीर्षक। देखो मैं दो बातें कर रहा हूं वो यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। पहले तो लिखी अपनी सारणी संख्या, दूसरा मैंने लिखा शीर्षक,
और तीसरा होता है स्तंभ शीर्षक, या इसको बोलते हैं उपशीर्षक। ये क्या होता है? देखो देखो, सारणी में एक स्तंभ होता है, एक अपने जो पंक्तियां होती है, यानी दो से मिलकर सारणी बनती है। देखो यहां लिख देते हैं ऐसा, ये सारणी है। तो ये तो है स्तंभ, तो यहाँ तो लिखोगे आप बात, या जो बात है से मैंने लिख दी ग्रामीण और शहरी, ठीक है। ये होती है पंक्तियां, जैसे मैंने यहाँ पुरुष लिख दिया, यहाँ महिला लिख दी, ठीक है। शीर्षक में तो यहाँ तो मैं लिख दिया 4.5, यहाँ लिख दिया मैंने 2011 की जनगणना के अनुसार शिक्षा या शिक्षित। अब उप शीर्षक में देखो, ये तो मेन शीर्षक है, उप शीर्षक में मैं क्या लिखूंगा? मैं ये लिखूंगा ग्रामीण और शहरी, ये होता है उप शीर्षक या स्तंभ शीर्षक, ठीक है। यानी शीर्षक के जो आगे आता है, जो हमें पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देता है। या तो आपको ये स्पष्ट किया जा रहा है कि जो आंकड़े दिए जा रहे हैं वो 2011 की जनगणना के अनुसार दिए जा रहे हैं। शिक्षा से संबंधित जो आंकड़े दिए जा रहे हैं वो 2011 की जनगणना के अनुसार दिए जा रहे हैं। यहाँ पर मेरे को स्पष्ट और हो जाता है भी ये जो आंकड़े हैं वो ग्रामीण और शहरी में भी बांटे गए हैं, कि गांव में कितनी शिक्षित है और शहरों में कितने लोग शिक्षित है। यानी ग्रामीण और शहरों में भी क्या कर दिया गया, उनको आगे डिवाइड कर दिया गया है, बांट दिया गया है, ठीक है। यानी यहाँ तो एक मेन शीर्षक आता है, जैसे आप लेसन पढ़ते हो ना, कोई पाठ पढ़ते हो, उसके अंदर पहले तो पाठ का नाम होता है, जैसे मैंने लिख दिया परिचय, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके उपशीर्षक भी आते हैं। उपशीर्षक यानी उसमें बहुत से टॉपिक आते हैं, बहुत हेडिंग आती है, नहीं आती क्या? जैसे मैंने परिचय के अंदर आपको भोक्ता करवाया था, आपको वितरण करवाया था, आपको उत्पादक करवाया था, नियोक्ता करवाया था, आर्थिक क्रियाएं करवाई थी, अनार्थिक क्रिया, गैर आर्थिक क्रिया के बारे में आपको बताया था। वो आते हैं उपशीर्षक। शीर्षक तो एक ही होता है मेन, उपशीर्षक एक से ज्यादा हो सकते हैं। जो स्तंभ शीर्षक होते हैं ये स्तंभ पर लिखे जाते हैं, ठीक है। तो इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि यहाँ पर तो सीधा बता देता है, यहाँ पर ग्रामीण और शहरी भी इसको आगे बांट दिया जाता है। ग्रामीण 2011 में ग्रामीण जो है वो कितना शिक्षित है और 2011 में शहरी कितने शिक्षित है, इसे बोलते हैं स्तंभ शीर्षक या उपशीर्षक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चौथा, इसे बोलते हैं पंक्ति शीर्षक या अवशीर्षक। ये होता है उपशीर्षक, ये होता है अवशीर्षक, ठीक है। यानी मैंने आपको बताया था ये तो स्तंभ होते हैं और ये होती है पंक्तियां। इसका मतलब ये होती है पंक्ति शीर्षक या जो आपके अवशीर्षक होते हैं जो यहां लिखे जाते हैं, ठीक है। ये भी जरूरी है। देखो हमने मेन शीर्षक लिख दिया 2011 की जनगणना के अनुसार, हमने स्तंभ शीर्षक लिख दिया ग्रामीण और शहरी। अब यहां पर आके बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि ग्रामीण में पुरुष कितने हैं, शहरी में पुरुष शिक्षित कितने हैं, ग्रामीण में महिला शिक्षित कितनी है, शहरी में महिला शिक्षित कितनी है। आप समझ रहे हो? तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने सारणी संख्या लिखी, फिर शीर्षक लिखा, फिर आपने स्तंभ शीर्षक लिखा, उसके बाद आपने क्या लिखा, आपका जो पंक्ति शीर्षक है उसको आपने कंप्लीट कर दिया। यहां तक सारणी आपकी कंप्लीट हो गई। उसके बाद आती है 5 नंबर की स्थिति। 5 नंबर की स्थिति होती है सारणी का मुख्य भाग। सारणी का मुख्य, ये मुख्य भाग होता है, आप इसको हृदय बोल सकते हो। यानी सारणी के जो आंकड़े होते हैं, डाटा होते हैं, वो मुख्य भाग में लिखे जाते हैं। आंकड़े होते हैं ना, जो डाटा होते हैं सारणी के, वो कहाँ लिखे जाते हैं? मुख्य भाग में। यानी मैं यहाँ लिख दूं ग्रामीण में पुरुष शिक्षित है वो मान 80% है, शहरी में पुरुष शिक्षित है वो 90% है, महिला शहरी में ग्रामीण में जो महिला है वो 60% शिक्षित है और शहरी में 80% शिक्षित है। यानी तो ये बीच का भाग है, ये बीच का भाग जहां पर आंकड़े लिखे जाते हैं, जहां पर डाटा प्रस्तुत किए जाते हैं, उसे बोलते हैं सारणी का मुख्य, ठीक है। तो जब भी आप सारणी बनाओगे, आपने सारणी संख्या लिखी, आपने शीर्षक लिखा, आपने स्तंभ शीर्षक भी लिख लिया, आपने पंक्ति शीर्षक अपशीर्षक भी लिख लिया, उसके बाद आपको डाटा तो लिखने पड़ेंगे ना। ये आपने जो जनगणना 2011 के अनुसार जो डाटा देना चाहते हो, जो आंकड़े देना चाहते हो, वो आंकड़े तो लिखने पड़ेंगे। जहां पर जो आंकड़े लिखे जाते हैं
बहुत से हो सकती है, बड़ी टेबल भी हो सकती है। ये तो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देने के लिए क्या किया, एक छोटा सा उदाहरण ले रखा है मैंने, शिक्षा संबंधित पुरुष और महिला का, ग्रामीण और शहरी का, ताकि समझने में आसानी रहे। आप चाहे बड़ा लो चाहे छोटा लो, बात एक ही है, समझना है हमें तो मैं। ठीक है, ये होता है इसका मुख्य भाग। और एक बार और क्लियर कर देता हूँ आपको, जो मैं आंकड़े दे रहा हूँ वो ऐसे ही दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ये वास्तविक आंकड़े नहीं है। आप ये मत मान लेना 2011 के अनुसार ये वास्तविक आंकड़े हैं। ये तो सिर्फ आपको एक मतलब बनाने के लिए, सारणी बनाने के लिए आपको कुछ एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, उदाहरण दिए जा रहे हैं एक सिंपल तरीके से, ताकि आप इसको समझ पाओ। ठीक है, तो यहाँ पर अपने टोटल 5 बातें होगी। एक तो सारणी का, सारणी संख्या हो गई हमारी, एक शीर्षक हो गया, एक उप शीर्षक या स्तंभ शीर्षक हो गया, एक पंक्ति शीर्षक या शीर्षक हो गया, एक सारणी का मुख्य भाग हो गया। मुख्य भाग के अंदर क्या होते हैं, डाटा लिखे जाते हैं। अगर आपसे पूछे सारणी के कौन से भाग में, सारणी के कौन से भाग में डाटा लिखे जाते हैं, डाटा लिखे जाते हैं, इसका मतलब उसके अंदर जो आंकड़े उल्लेखित किए जाते हैं, तो आप कहोगे सारणी के मुख्य भाग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो छठे नंबर किसका होता है, वो होता है इकाई। देखो ये बहुत जरूरी होती है, इकाई बहुत जरूरी होती है। मान लेते हैं मैं कुछ नहीं लगाता, इनको हटा देता हूं मैं। अब आपका ये मुख्य भाग देखो ध्यान से, आपको यहाँ पर आप पजल हो सकते हो। जैसे मैं कहता हूँ ग्रामीण में पुरुष 80 है, अब आप क्या सोचोगे, 80 करोड़ है कि 80 लाख है कि 80% है या 80,000 है, क्या है, नहीं समझ आ पाएगा ना, क्योंकि आपको इकाई तो दी नहीं है। ये किसके ऊपर है, शहरी में 90 पुरुष, वो भी कंफ्यूज, क्या होता है 90,000 है, 90 लाख है, 90 करोड़ है या 90% है। महिला ग्रामीण में 60%, 60 है, फिर कंफ्यूज। शहरी महिला में 80, फिर कंफ्यूज। अब इसके लिए क्या होता है, इसके लिए अब मैंने इसके अंदर देखो प्रतिशत लगाया, ये बार बार न लगाना पड़े, तो मैं यहाँ इकाई में लिख दूंगा सारणी के ऊपर, जो भी डाटा दिए गए हैं वो प्रतिशत में दिए गए हैं, इसमें दिए गए प्रतिशत में। अगर मैं करोड़ में देता, अभी 80 करोड़ शिक्षित है, तो फिर मैं डायरेक्ट में लिख देता ये डाटा करोड़ में दिए गए हैं। अब उसके बाद आपको बार बार ये लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बार बार ऐसे नहीं 80 करोड़ 90 करोड़, या मैं लिखूं 80 करोड़ लिखूं या 90 करोड़ लिखूं, यहाँ पर 60 करोड़ लिखूं 80 करोड़ लिखूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार आपने इकाई यहाँ पर लिख दिया, पैमाना आपने लिख दिया कि आप जो भी इकाई ले रहे हो वो किस में ले रहे हो, प्रतिशत में ले रहे हो, हजार में ले रहे हो, लाख में, करोड़ में, अरब में, किस में ले रहे हो आप, एक बार यहाँ पर आपने लिख दिया। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ग्रामीण जो पुरुष है ग्रामीण में 80 करोड़ है, महिलाएं ग्रामीण में 60 करोड़ शिक्षित है, शहरी में पुरुष 90 है और महिलाएं 80 है। यानी कहने का मतलब इसके द्वारा आपको फिर से बार बार बात लिखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, जैसे अपने गेहूं का उदाहरण लिया था, गेहूं के लिए मैं लिख दूं इकाई क्विंटल में, और यहाँ पर मैं राज्य का नाम लिख दूं राजस्थान, यहाँ पर मैं राज्य का नाम लिख दूं हरियाणा। ठीक है, और इतना ही कर देता हूँ मैं, ये देखो, क्योंकि इसके अंदर मान लो पंक्ति शिक्षक नहीं, जरूरी नहीं है सभी में पंक्ति शिक्षक हो, सिर्फ आप सारणी इसकी भी बना सकते हो। तो आपको पता चलेगा ग्रामीण जो राजस्थान में है वो 80 क्विंटल गेहूं होती है, शहरी में 90 क्विंटल होता है, सॉरी इकाई जो आपका हरियाणा है उसमें 90 क्विंटल होती है। यहाँ पर मैं 2001 और उस समय लिख सकता हूँ, 2001 में राजस्थान में 80 क्विंटल गेहूं पैदा हुई थी, क्योंकि मैं यहाँ पहले से इकाई लिख चुका हूँ। 2001 में हरियाणा में 90 क्विंटल गेहूं हुई थी। ठीक है, 2011 में राजस्थान में 60 क्विंटल गेहूं है और 2011 हरियाणा में 80 क्विंटल गेहूं। तो कहने का मतलब इसको मैं पहले से इकाई लिख देता हूं, ताकि आपको वो बात बार बार न लिखनी पड़े और आसानी से समझ आ जाए कि जो आप जो आंकड़े दे रहे हो वो किस रूप में दे रहे हो, प्रतिशत के रूप में दे रहे हो, हजार के रूप में दे रहे हो, लाखों के रूप में, क्विंटल के रूप में या करोड़ के रूप में, किस रूप में वो आंकड़े आपके प्रदान किए जा रहे हैं। तो छठा इसका अंग होता है इकाई के रूप में, यानी इकाई हमें क्या करनी पड़ती है, लिखनी पड़ती है। ठीक है, अब आता है आपका सातवां अंग आपका आता है, उसे हम बोलते हैं स्रोत। दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, इसे बोलते हैं हम स्रोत। देखो स्रोत क्या होता है, स्रोत होता है भी वो आंकड़े कहां से प्राप्त किए हैं आपने, आंकड़े कहां से प्राप्त किए। देखो हमने सब कुछ किया, उसका शीर्षक लिखा हमने,
उसका हमने सारणी संख्या लिखी, सब कुछ लिख दिया, इकाई लिख दी हमने, उपशीर्षक लिख दिया हमने, अब शीर्षक पंक्ति शीर्षक हमने लिख दिया, सारणी का मुख्य भाग हमने तैयार किया, सब कुछ हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, आप कभी देख लेना, जो भी सारणी आप पढ़ते हो कभी भी कहीं भी, आपके न्यूज़पेपर में आती है, आप कोई बुक्स में पढ़ते हो, कहीं पर भी अगर आप सारणी पढ़ोगे उसके नीचे स्रोत अवश्य लिखा होगा, ये बात है। ठीक है, मैं यहाँ इसके सारणी के बिल्कुल जस्ट नीचे लिखा जाता है स्रोत। उसके अंदर हम क्या लिखते हैं भी, ये आंकड़े हमने यानी कहां से लिए, मैं कहूंगा 2011 की जनगणना से लिए, जनगणना से लिए, वो होता है स्रोत। तो जो डाटा, जो आंकड़े आप सारणी में व्यक्त कर रहे हो, वो आपको कहां से प्राप्त हुए हैं। जैसे मैंने ये टेबल बनाई, तो ये टेबल मैंने कहां से देखकर बनाई, मैं कहूंगा जी मैंने 2011 के जो आंकड़े हैं, 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके तहत मैंने ये क्या बनाई है, टेबल तैयार है। यानी वो आंकड़े मैंने वहां से प्राप्त है। ये हर बुक्स के नीचे ध्यान रखना, हर के नीचे लिखा होता है। आप जब +1 की बुक लेके आओगे उसके अंदर जब सामने पढ़ोगे, यहाँ तक जो परिभाषा लिखी होती है ना, वो भी नीचे लिखा होता है स्रोत है। तो ये जो परिभाषा है हमने कौन से बुक से ली है या कहाँ से हमने प्राप्त है, स्रोत होता है जहाँ से वो आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। वो आंकड़े कहाँ से ले रहे हैं हम, कहाँ कौन से स्थान से हम लेकर उसके अंदर लिखे हैं। तो ये आंकड़े मैंने कहाँ से प्राप्त किए, मैं कहूँगा जी 2011 की जनगणना से ये आंकड़े लेकर मैंने आपको सारणी तैयार है। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर का हमारा होता है टिप्पणी। 8 नंबर का क्या होता है हमारा, टिप्पणी। टिप्पणी होती है जो 5 टिप्पणी बोलते हैं, सबसे नीचे लास्ट के अंदर यहां लिखी जाती है। टिप्पणी सबसे अंदर लास्ट के अंदर क्या लिखी जाती है, यहां लिखी जाती है। देखो मैं ये कहूं जी 80 लाख है, लेकिन ये भी हो सकता है ना 79.50 लाख या 79.10 लाख, यहाँ के तो 80 लाख, यहाँ के तो 79.10 लाख, ये भी हो सकता है। ये तो मैंने सारे पूर्णांक लिए हैं, 80, 90, 60, 80, 70, 60, 100, ये तो पूर्णांक है। पूर्णांक वो होता है जो 1, 2, 3, 4 पूर्ण होता है, भिन्नात्मक मान नहीं होता, लेकिन उसका भिन्नात्मक मान भी हो सकता है। मैंने क्या किया, ये भी मान हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पर टिप्पणी के नीचे ये लिख दिया भी मैंने टोटल जो संख्या ली है वो निकटतम मान के बराबर पूर्णांक लिए हैं। निकटतम मान के बराबर मैंने क्या लिए हैं, पूर्णांक लिए हैं। निकटतम मान क्या होता है, आपने 9th और 10th में पढ़ सकते हो। जैसे मान लेते हैं कोई पॉइंट के आगे 50 या 50 से ज्यादा होता है तो उस संख्या को हटा देते हैं और एक प्लस कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 79.80%, पॉइंट के आगे 50 से ज्यादा है ना, तो इसको हटा देंगे, इसको 80 कर देंगे। अगर मैंने लिखा 79.20%, इसका मतलब ये 50 से कम है, तो इसको सीधे उठाते हैं, सिर्फ 79 लिखा जाता है, क्योंकि इसका निकटतम मान 79 के पास है और 80 यानी इसका निकटतम मान 80 के पास है। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, एक पूर्णांक संख्या लिख सकते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। इसलिए हम सारणी में लिखते हैं कि हमने जो भी ये मान लिया है वो निकटतम मान लिया है, यानी पूर्ण इकाई के या पूर्णांक के निकटतम मान को हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, परिभाषित कर रहे हैं। यानी 50 पॉइंट के आगे 50 या 50 से ज्यादा होता है तो उसको उठाकर आगे एक जोड़ देते हैं, क्योंकि ये देखो जब पॉइंट के आगे जाता है तो ये 80 के पास चला गया, तो इसको उठाकर सीधा 80 लिख देते हैं। ये 20 है, इसका मतलब ये अब तक 79 के पास है, इसको उठाकर सीधा 79 लिख देते हैं। यानी ये होती है टिप्पणी के अंदर। देखो अब सुनो बात, ये होते हैं सारणी के अंग। जब भी आप सारणी बनाते हो, आप कभी भी एप्लिस का आंकड़े लेना, जैसा आपके किताब के अंदर कोई उदाहरण दे रखा हो उसके आधार पर आप सारणी तैयार करना। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और ये एग्जाम में लगभग देखा जाता है, मिलता है पक्का। सारणी के अंग है या सारणी बनाने के जो आवश्यक तत्व है उनके बारे में बताओ, वो आपको आवश्यक अंग के बारे में बताना आपको पड़ेगा। तो आवश्यक अंग कौन से है, एक बार रिपीट कर देता हूँ आपको। सारणी संख्या, सबसे पहले सारणी संख्या लिखी जाती है, ये कौन से नंबर की संख्या है, नंबर लिखा जाता है उसके बाद। ध्यान रखना प्रत्येक चीज में नंबर लिखा जाता है, हर चीज में नंबर लगता है। यहाँ तक क्लास जो हमारे स्कूल के अंदर पीरियड लगते हैं ना, उसके अंदर नंबर होता है, पहले पीरियड में कौन सा सब्जेक्ट होगा, दूसरे में कौन सा होगा, तीसरे में कौन सा होगा, हर चीज में लेसन के होते हैं नंबर।
पहला लेसन ये है, दूसरा लेसन ये है, तीसरा ये, चौथा। जब तक लेसन के नंबर आपको पता नहीं होगा तब तक पता है, मैं सीधा कह दूं जी आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण बुक के अंदर कोई नंबर दिया ही ना हो तो आपको कैसे पता चलेगा ये कौन सा लेसन है, पहला है, लास्ट वाला है, बीच वाला है, कौन सा लेसन है। इसका मतलब ये बात हर चीज पर लागू होती है। सबसे पहले हमें उसकी संख्या पता होनी चाहिए, तब जाके उसके बारे में बता सकते हैं कितने नंबर की बात हो रही है। जैसे मैंने उदाहरण दिया 4.5, जिसके अंदर चौथे अध्याय के 5वीं तालिका सारणी है, वो आपको चेक करनी है। वो आप कोई भी जिसके आधार पर आपको सारणी तैयार करनी है उसके आधार पर आप क्या कर सकते हो, नंबर दे सकते हो सकता है वो आपने उससे पहले 5 सारणी तैयार कर दी हो तो आप कहोगे 4.6, यानी 5 कंप्लीट हो चुकी है, आगे वाली है वो चौथे अध्याय की 6वीं सारणी। ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है आपका शीर्षक। शीर्षक होता है उससे संबंधित कौन सी जानकारी पढ़ने वाले हो आप, जो आप डाटा देने वाले हो वो किस चीज का डाटा देने वाले हो, शिक्षा का देने वाले हो, रोजगार का, बेरोजगार का, गरीबी का, किसका डाटा आप प्रदान करने वाले हो। वो डाटा क्या होता है यहाँ पर लिखा जाता है, डाटा नहीं सॉरी उसका शीर्षक लिखा जाता है। डाटा तो मुख्य भाग में लिखते हैं, उसका शीर्षक लिख देते हैं भी उसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, जानकारी देने वाले हैं। जैसे हमने लेसन का नाम पढ़ा था आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, इसका मतलब उसके लेसन के अंदर जो आपको जानकारी मिलने वाली है वो आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण से संबंधित मिलने वाली है, उसको पेश करने से संबंधित मिलने वाली है। उसके बाद स्तंभ शीर्षक या उपशीर्षक, जो शीर्षक के नीचे आता है, जो स्तंभों में आता है उसको बोलते हैं हम स्तंभ शीर्षक या उपशीर्षक। उसके बाद है पंक्ति शीर्षक या उपशीर्षक, जो पंक्तियों में आता है, यानी पहले आता है शीर्षक, फिर आता है स्तंभ शीर्षक यानी उपशीर्षक, उसके बाद आता है पंक्ति शीर्षक। यानी जो पंक्तियों में हम लिखते हैं उसको बोलते हैं पंक्ति शीर्षक। जैसे आपके सामने ये तालिका मैंने सिंपल सी बना रखी है, देखो मैंने बिल्कुल सिंपल लिया, आपके बुक के अंदर भी एक उदाहरण दे रखा है सारणी का, लेकिन वो थोड़ा बड़ा है, उसको समझने में थोड़ी आसानी मतलब कठिन होती है। अगर हम उसको आसानी से इसको पढ़े और उसके बाद अगर उसकी सारणी करें, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरी सारणी जो आपके बुक्स के अंदर है वो करवाऊंगा ताकि आपको पता चल जाए। क्योंकि अगर आपको ये पता है ना तो वो पूरी सारणी बढ़िया तरीके से देख के आपको समझ आ जाएगी। हाँ जी सही बात है, इसके अंदर ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, स्तंभ शीर्षक भी है, पंक्ति शीर्षक भी है। उसके बाद आता है सारणी का मुख्य भाग। सारणी का मुख्य भाग वो होता है, उसको हम हृदय बोलते हैं, जिसके अंदर डाटा लिखा जाता है हमारा। तो आंकड़े आप 2011 के शिक्षा से संबंधित प्रस्तुत करने वाले हो ना, वो आंकड़े लिखे जाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन मैंने आपको बता भी चुका हूँ और एक बार और बता रहा हूँ, अगर आपसे पूछे डाटा जो आंकड़े हैं वो कहाँ उल्लेखित होते हैं तो आप कहोगे सारणी के मुख्य भाग में उल्लेखित होते हैं। उसके बाद आता है इकाई। इकाई होता है कि जो आप डाटा दे रहे हो वो किस रूप में दे रहे हो, लाख में, करोड़ में, प्रतिशत में या हजार में या कोई और अन्य इकाई के रूप में आप क्या कर रहे हो, डाटा प्रदान कर रहे हो। यानी डाटा दे रहे हो वो किस रूप में दे रहे हो, इसका माप क्या है, आप जानते हो ना, उसका मापन क्या है, यानी डाटा का मापन किस रूप में माप रहे हो आप, करोड़ में माप रहे हो, लाख में माप रहे हो या हजारों में या प्रतिशत में माप रहे हो। उसके बाद आता है स्रोत। स्रोत होता है जो आंकड़े आपने जो डाटा जो आपने सारणी के मुख्य भाग में उल्लेखित किए हैं या मुख्य भाग में लिखे हैं, वो आंकड़े आपने कहाँ से प्राप्त किए हैं। कोई जनगणना से प्राप्त किए हैं या आपने कोई बुक से प्राप्त किए हैं या कोई आपने कोई क्रोनोलॉजी से प्राप्त किए हैं या आपने न्यूज़पेपर से प्राप्त किए हैं, है ना। ऐसी स्थिति के अंदर आपको प्रत्येक चीज वो उसके अंदर लिखनी पड़ेगी कि जो आंकड़े हैं वो आपने कहां से प्राप्त है या आपने व्यक्तिगत रूप से प्राप्त किए हैं। तो इसके बाद आता है आपका स्रोत कौन सा है। उसके बाद आता है टिप्पणी लास्ट के अंदर, और टिप्पणी के अंदर बता देते हैं भी आप किस प्रकार के आंकड़े ले रहे हैं। आपने कहा था कि हमने पॉइंट के जो दशमलव वाले आंकड़े हैं उनको निकटतम मान के अंदर उनको हमने क्या बना दिया, पूर्णांक बना दिया है। निकटतम मान के अंदर, माप के अंदर हमने इनको क्या बना दिया है, पूर्णांक बना दिया है। ठीक है, तो ठीक है डियर स्टूडेंट, आपकी ये सारणी के जो मेन अंग है, जो सारणी बनाने के लिए जो आवश्यक तत्व है वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। जब तक इन सभी 8 के 8 बातों का आप ध्यान नहीं रखोगे तब तक आप सारणी एक बढ़िया तरीके से एक समझने वाली एक मतलब आंकड़ों को प्रस्तुत करने का बढ़िया तरीका नहीं होगा। यानी जब कोई व्यक्ति सारणी को देखे तो उसको समझ नहीं पाएगा अगर इसको आपने सिस्टम से नहीं लिखा। अगर सारणी में 8 के 8 तत्व पाए जाते हैं तो जो व्यक्ति इस सारणी को देखेगा तो आसानी से उसके पूरे आंकड़ों को समझ जाएगा कि उसमें किस चीज की जानकारी दी जा रही है। आज की क्लास के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर मैंने कहा था एक तो बुक्स वाली सारणी बनाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट हम अपना जो सिलेबस है वो चलाएंगे। यहाँ तक थैंक यू।